हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गौरी अपनी सास सुषमा के साथ रहा करती थी। सुषमा और गौरी दोनों के पति उन दोनों पर खूब अत्याचार करते और उन्हें दबाव में रखते। एक शाम जब दोनों बाजार से देर घर आते हैं, तभी ससुर जगदीश और गौरी का पति संभव गुस्से से चिल्ला पड़ते हैं। ये सब क्या है गौरी? टाइम देखा है तुम दोनों ने? अब तक घर पर कुछ पकाया नहीं है। कितनी बार कहा है बाहर इतना घुमा मत करो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो हीरोइन की तरह सैर सपाटा करना होता है ना। वो हम दोनों मेरी सहेली से मिलने गए थे। उसकी तबीयत बहुत खराब है ना, इसीलिए माफी चाहती हूँ मैं। जगदीश जी, हमें लगा कि आप दोनों को आते आते देर हो जाएगी। अरे क्या माफी चाहती हूँ? आइंदा से अगर तुम घर से बाहर सब्जी लाने के अलावा कहीं और गई तो देखना, मुंह से नहीं मार से जवाब दूंगा फिर मैं। समझ गई तुम? जी जी जी। लेकिन पापा जी, आप इतनी पाबंदी नहीं लगा सकते हमारे आने जाने में। आदमी घूम सकते हैं बिना किसी डर और दबाव के, लेकिन औरतें ही क्यों सहे? तभी संभव गौरी का हाथ मरोड़ता है और गुस्से से उससे कहता है, गौरी, तुम ना अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम दो, वरना जो तुम नहीं चाहती मैं वो कर दूंगा। संभव, छोड़ो मुझे। बेचारी गौरी और सुषमा दोनों सास बहू किसी से कुछ कह नहीं पाती और अपने पतियों से रोज ताने और गालियां सुनती ही रहती। एक दिन जब सुषमा गलती से जगदीश की शर्ट को इस्त्री करते करते उस गरम इस्त्री को शर्ट पर रखकर रसोई में गैस बंद करने जाती है, उतने में शर्ट जल जाती है और उसमें छेद पड़ जाता है। तभी जगदीश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सुषमा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा इतना महंगा शर्ट था, ये तुमने इसे जला दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। माफ कीजिए जगदीश जी, वो मैं क्या? सुषमा रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जगदीश उसी गरम इस्त्री से सुषमा के हाथ पर चटका देता है और बेचारी सुषमा के हाथ जल जाते हैं। गौरी सुषमा को देखकर उसे बचाने आती है। तभी गौरी सुषमा को बचाने ही जा रही थी कि तभी संभव आकर गौरी को कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। संभव, पापा जी माँ जी को इतना दर्द दे रहे हैं और तुम मुझे ही मार रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि पापा के मामले में दखल अंदाजी मत दिया करो। जाओ यहाँ से। संभव गौरी को एक कमरे में धक्का मार देता है और बाहर से लॉक कर देता है। गौरी अंदर से चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। दरवाजा खोलो संभव, संभव, प्लीज संभव, माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी, उनका हाथ संभव। लेकिन संभव नहीं सुनता। सुषमा और गौरी दोनों सास बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती और जो कोई भी उनके हाथ का खाना खाता वो उनकी तारीफ के पुल बांधता रहता। लेकिन एक दिन दोनों की तबीयत खराब होने के कारण उनसे खाना अच्छा नहीं बनता, जिससे संभव और जगदीश दोनों को गुस्सा आता है और वो दोनों ही उन्हें बेल्ट से मारने लगते हैं। बनाएगी घटिया खाना? बोल, बनाएगी? हाँ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। आज तुमने हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो संभव और जगदीश को गिरफ्तार कर लेती है। हमें आपके पड़ोसियों ने ये सारी झगड़े की आवाज सुनकर फोन किया, इसलिए हम तुरंत आ गए आप दोनों की हिफाजत के लिए। चलो ओए दरिंदो, अब जाकर जेल में चक्की पीसना। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा देना, ये मेरी विनती है आपसे। पुलिस इंस्पेक्टर क्रूर जगदीश और संभव को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और जेल में कैद कर लेते हैं। अब दोनों गरीब सास बहू उस घर को छोड़कर एक नए मकान में रहने लगती हैं और दोनों अपना एक ढाबा खोल लेती हैं, जिसमें वो दोनों अपने हाथों से स्वादिष्ट और मजेदार खाना पकाती हैं और उसे बेचने लगती हैं। माँ जी, आप अब दाल मखनी संभालिए, मैं ये पूरियां बेलती हूँ और इन्हें तलती हूँ। नहीं गौरी बहू, मैं कर लूंगी, तू ग्राहकों को भी संभाल रही है ना। नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, आप दीजिए मुझे। इस तरह दोनों सास बहू साथ मिलकर ढाबा संभालते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से एक घमंडी अमीर आदमी उनके ढाबे पर आता है और वो उनसे कहता है, ओ मैडम, चलो चलो, अपना ढाबा हटाओ अब यहाँ से।
बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। अब मुझे इस जमीन पर अपना बंगलो बनाना है। जाओ निकल जाओ यहाँ से अपने ढाबे को खाली करके। अरे ऐसे कैसे? हम इस ढाबे का भाड़ा देते हैं हर महीने। ये जमीन आपकी नहीं किसी और की है, तो आप कैसे हक जता रहे हो? अरे ओ मैडम, उस ढोलकिया से मैंने ये जमीन खरीद ली है। जल्दी से अपना ढाबा खाली करो वरना मुझे ही जेसीबी बुलानी होगी और ढाबे के साथ ही आप दोनों का नामो निशान मिटाना होगा। वो बुरा अमीर आदमी बेचारी दोनों सास बहू के ढाबे को उन्हीं की नजरों के सामने तोड़ देता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। अब दोनों सास बहू यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती हैं। गौरी बहू, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो ढाबा ही चला गया, हमारे जीने का जरिया, हमारी रोजी रोटी छीन ली उस दुष्ट आदमी ने हमसे। चिंता मत कीजिए माँ जी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और बस आगे बढ़ते ही जाना है। फिर चाहे इस सफर में कुछ रास्तों पर हमें जीत मिले या फिर हार। दोनों जा ही रही होती हैं कि उतने में बीच रास्ते में उनके सामने एक ट्रक रुक जाता है। हे भगवान, बच गए, वरना आज तो बातों बातों में ये ट्रक हमें ठोक ही देती। तभी उस ट्रक में से एक आदमी उतरता है और उसे देखकर गौरी चकित रह जाती है और वो आदमी भी गौरी को देखकर हैरान रह जाता है। धीरज, तुम यहाँ? गौरी तुम यहाँ? तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या गौरी बहू? हाँ माँ जी, ये धीरज है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। शक्ल और सूरत से अब तक नहीं बदला। और तुम भी नहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। दरअसल ये ट्रक मेरे पास पड़े पड़े खराब हो जाए, इसलिए इसे मैं किसी को तो बेचने जा रहा हूँ। लेकिन गौरी आंटी जी, आप दोनों इतने उदास और टेंस्ड क्यों लग रहे हो? और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मैंने सुना तुम्हारी तो शादी हो गई है। तभी गौरी और सुषमा दोनों धीरज को अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं और उसे सुनने के बाद धीरज कहता है, सॉरी गौरी, सॉरी आंटी जी, आप दोनों की कहानी सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अच्छा हुआ कि वो दोनों जेल में चक्की पीस रहे हैं। गौरी, मेरे पास एक सुझाव है। आप दोनों का ढाबा नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरी ट्रक है ना। मतलब ये कि तुम मेरी ट्रक में अपना ढाबा खोल दो, एक चलता फिरता ढाबा। सारा खाना अंदर पकेगा, कुछ पका पकाया आएगा और आजकल फूड ट्रक्स का खाना लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। हाँ धीरज, थैंक यू अपनी ट्रक को हमें देने के लिए। अरे इट्स फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम गौरी। फिर क्या, गौरी और सुषमा दोनों सास बहू ट्रक ढाबा चलाने लगती हैं और ट्रक में से खाना बेचती हैं और लोग बड़े ही चाव से उनका खाना खाते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल की आलू पूरी है, मजा ही आ गया। मुझे एक और प्लेट दे दो। अरे खाना बहुत अच्छा है और फ्रेश है। मुझे आप दोनों सास बहू का ये ट्रक ढाबा एकदम अमेजिंग लगा। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं और आगे चलकर धीरज और गौरी दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सास सुषमा उन दोनों की शादी करवाती हैं। भीमनगर कहकर एक गांव में प्रमोद अपनी बीवी मिथिला के साथ रहा करता था। उन दोनों को एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम पीहू था। मिथिला रोजाना प्रमोद को कढ़ी चावल बनाकर देती थी और प्रमोद उस कढ़ी चावल को साइकिल पर रख के स्टेशन पर बेचने जाया करता। कढ़ी चावल स्वादिष्ट और गर्मा गर्म कढ़ी चावल, 10 रुपए पर प्लेट। आइए आइए, कढ़ी चावल अपने दिन की शुरुआत को मजेदार बनाइए और ट्रेन की यात्रा को यादगार बनाइए। खाकर ये कढ़ी चावल को खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती और सभी को कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट लगता। अरे वाह वाह, बहुत ही उम्दा बना है कढ़ी चावल, मुझे तो इससे खाकर मजा ही आ गया। हाँ प्रमोद भाई, इस कढ़ी चावल को खाकर तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। मेरी स्वर्गवासी दादी भी ऐसे ही कढ़ी चावल बनाती थी। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब। दरअसल ये कढ़ी चावल मेरी बीवी बनाती है और गरम कंटेनर में रखकर मैं उन्हें यहाँ स्टेशन पर बेचने ले आता हूँ। इसलिए सारी मेहनत और आपकी तारीफों के काबिल वही है। मैं तो बस बेचने का काम करता हूँ। अरे जो भी हो, भाभी दुनिया के नंबर 1 कढ़ी चावल बनाती हैं सच में। दिन भर प्रमोद के कढ़ी चावल बिकते और वो ढेर सारे पैसे कमाता। उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन गांव का एक चोर उसे दूर से ही एक पेड़ की डाली पर बैठकर दूरबीन से देखता है। उस चोर का नाम कल्लू होता है। अच्छा, ये गरीब कढ़ी चावल बेचने वाला असल में इतना भी गरीब नहीं है।
दिन भर ये स्टेशन के पास खड़े रहकर कड़ी चावल बेचता है और हजारों रुपए कमा लेते हैं दिन में। बेटा, अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हे जी ले, क्योंकि अभी ये कल्लू करेगा तुझ पर अटैक और ले लेगा तेरी जगह, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कल्लू अगले ही दिन शाम में जब प्रमोद घर जा रहा होता है तभी उसे अगवा कर लेता है और उसे जान से मारकर गांव की एक पुरानी नदी में फेंक देता है। सुना है इस नदी में कई सारे समुद्री जानवर हैं। बस अब वो सारे इस प्रमोद के बच्चे को खा जाएं, फिर तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी और ये जाएगा सीधे उन समुद्री जानवरों के पेट में। चोरी करके भी मैं दिन में इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ जितना ये कड़ी चावल बेचकर कमा लेते हैं, इसलिए मुझे ये खतरनाक तिकड़म अपनानी पड़ रही है। कल्लू अगली सुबह प्रमोद के घर जाता है और उसकी बीवी मिथिला से कहता है, मिथिला भाभी नमस्ते, मैं कल्लू, मैं प्रमोद भाई का चचेरा भाई। वो दरअसल उन्हें किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने आपको संदेश देने बोला है कि वो जल्द ही वापस आएंगे और तब तक कड़ी चावल को जो बिजनेस है उसे मैं संभालूं, ऐसा भी कहा है उन्होंने। अच्छा ऐसी बात है क्या? इन्हें कह रही थी फोन लेकर जाओ लेकिन नहीं लेकर गए, अब मैं इनसे बात कैसे कर पाऊंगी? उन्होंने कहा कि उनकी चिंता मत करो, वो जल्द ही लौट आएंगे। चलिए चलिए, वक्त जाया मत कीजिए और कड़ी चावल के डिब्बे दे दीजिए, जाकर बेचने हैं स्टेशन पर। हाँ हाँ हाँ, अंदर आओ ना, मैं अभी सारे डिब्बे पैक कर देती हूँ। क्रूर कल्लू कढ़ी चावल के बड़े बड़े डिब्बों को लेकर साइकिल पर रखता है और स्टेशन पर कढ़ी चावल बेचने निकल जाता है और दिन भर में वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है। ग्राहक कल्लू से जब प्रमोद के बारे में पूछते हैं तभी, अरे भैया, प्रमोद भाई कहाँ चला गया और तुमने उसकी जगह कैसे ले ली? तुम उसके रिश्तेदार हो क्या? हाँ भाई साहब, मैं प्रमोद जी का चचेरा भाई हूँ कल्लू। उन्हें किसी जरूरी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ा, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं ही उनकी जगह पर कड़ी चावल बेचूंगा। भाभी बनाकर देंगी और मैं बेचूंगा। अच्छा अच्छा, अब समझ आया। वैसे तुम भी बहुत नेक और ईमानदार लगते हो, बिल्कुल अपने भाई प्रमोद की तरह। तुम्हें कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तुम पड़ोस के गांव रौनकपुर में रहते हो क्या? कल्लू असलियत में रौनकपुर में ही चोरी करता था और उस ग्राहक की ये बात सुनकर वो एक पल के लिए बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ पांव और माथे से पसीना छूटने लगता है। फिर वो हिम्मत से बदले में जवाब देता है, नहीं नहीं भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी या फिर नजर का धोखा। मैं तो शहर में रहता हूँ, हाल ही में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अच्छा अच्छा, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। जैसे तैसे कल्लू यहाँ पर बच जाता है। फिर अगले दिन जब कल्लू मिथिला के पास कढ़ी चावल लेने जाता है तभी मिथिला उसे कहती है, कल्लू भाई देखो, तुम्हें मैं पहले से ही बता देती हूँ कि हर 15 दिन में तुम मुझे जितने सारे पैसे कमाए हैं ना, उनका आधा हिस्सा दोगे। आधा तुम रख लेना, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी दिन भर की मेहनत जा रही है ना, इसीलिए। ठीक है मिथिला भाभी, जैसे आप कहो। कल्लू कढ़ी चावल लेकर निकलते वक्त मन ही मन खुद से कहता है, मैं और सारे पैसे तुझे दे दूं? इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं तो ये सारे पैसे अपने पास रखूंगा और 15 दिन में हजारों रुपए कमाकर भाग जाऊंगा और फिर ऐसे ही ऐश करूंगा। कल्लू जितने भी पैसे कमाता उन्हें अपने पास ही संभाल कर रखता। बेचारी मिथिला और पीहू दोनों ही इस आशा में रोज बैठकर इंतजार करते कि प्रमोद कब आएगा। माँ, पापा कब आएंगे? मुझे उनके साथ खेलना है। कितने दिन हो गए हैं, उन्होंने मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाई। पीहू बेटा, निराश मत हो। पापा किसी जरूरी काम से दूसरे गांव गए हैं, वो जल्द लौट आएंगे। और ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी गुड़िया के लिए तोहफे और खाने के लिए मिठाइयाँ जरूर लाएंगे। सच्ची? हाँ मेरी प्यारी दुलारी बिटिया रानी, चल जाकर तेल की शीशी ले आ। बाल देख कैसे रस्सी की तरह हो गए हैं। आज तो तेरी जम के चंपी करूंगी और फिर कल सुबह के कड़ी चावल की तैयारी करूंगी। ओफो, ठीक है माँ, ये लो।
मिथिला पीहू की चंपी करती है और उसे स्नेह देती है ताकि उसे पापा की कमी महसूस न हो। वहीं एक शाम सूरज ढलने के बाद अंधेरे में कल्लू जब साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी उसके रास्ते के बीच में प्रमोद आ जाता है, जो एकदम खूंखार तरीके से उसे घूर रहा होता है। प्रमोद को यूं अचानक देखकर कल्लू एकदम से डर जाता है और वो साइकिल से गिर पड़ता है। तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। नहीं, लगता है ये उस प्रमोद का भूत है। बचाओ! कल्लू इतना घबरा जाता है कि वो जमीन से उठ भी नहीं पाता है और लेटे लेटे ही वो पीछे की ओर खिसकने लगता है। प्रमोद उसके पास धीरे धीरे आने लगता है। कल्लू का कलेजा कांप उठता है। कल्लू जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से वहां पर और एक आदमी आ जाता है। हूबहू प्रमोद जैसा ही वो दिखता है। दो प्रमोद को देखकर कल्लू पूरी तरह से डर जाता है और कांपने लगता है। नहीं, बचाओ! कोई है! भूत! 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 कल्लू उठकर भागने लगता है कि तभी भागते भागते उसे पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ लेते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। अब तेरा खेल खत्म, मूर्ख आदमी। रौनकपुर में चोरी करने के बाद अब तो इस गांव के गरीबों को भी लूटने आया है क्या? तभी वहां दोनों प्रमोद, मिथिला और पीहू भी आते हैं। ये विनोद है, मेरा जुड़वा भाई। उस दिन जब तूने मुझे जान से मारने के लिए छुरी से वार किया, तभी मैं मरा नहीं था। तूने मेरी सांसें चल रही हैं ये नहीं देखा, और ये देखे बिना ही मुझे नदी में फेंक दिया। लेकिन किसे पता था कि बचपन से एक माहिर तैराक का खिलाड़ी उस दिन उस बुरी हालत में भी तैरकर उस गहरी नदी से बाहर निकल जाएगा। मैंने फिर षड्यंत्र रचने की ठानी और तुम्हें उसमें फंसाया, मेरे जुड़वा भाई के साथ मिलकर। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा देना। पुलिस इंस्पेक्टर कल्लू को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाते हैं और फिर उस दिन के बाद से दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे के साथ मिलकर कढ़ी चावल का बड़ा ढाबा खोलते हैं और खूब तरक्की करते हैं। स्वर्णपुर कहकर एक गांव में गोपाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी रंभा और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। गोपाल गांव में एक जगह पर ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करता था। उसके हाथ की बनी पानी पूरी का पूरा गांव दीवाना था और सभी उसे खाकर गोपाल की तारीफों के पुल बांधते हैं। वाह वाह वाह, थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी, क्या लाजवाब पानी पूरी बनाते हो गोपाल भाई तुम तो। हम तो तुम्हारे बिग फैन हो गए हैं भाई। अरे वाकई माँ, बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी लागत है। ई का खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हुई गवा। धन्यवाद, ये लीजिए और लीजिए। ये लो भाई, और थोड़ा सा तीखा पानी लो, चटपटा स्वाद आएगा खाने में। गोपाल अपनी पानी पूरी ठेले से अच्छे खासे पैसे कमा लेता था और सभी को उसकी ही पानी पूरी पसंद थी। गांव में बहुत ही कम ठेले थे। गोपाल तो अपनी शादी की सालगिरह पर बीवी रंभा के लिए एक सोने का हार भी बना लाता है। रंभा, सालगिरह मुबारक हो। ये लो, ये हार मैंने तुम्हारे लिए लिया है। जी, ये सोने का हार लाने की क्या जरूरत थी? ये कितना महंगा होगा। आप ये सब क्यों करते हो जी? दिन रात की मेहनत के पैसे यूं फिजूल के खर्चों में। हाँ, आज के दिन तो मत चिल्लाओ ना मुझ पर हिटलर की तरह। माना कि ये हार महंगा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से ज्यादा नहीं है। लो, इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। आप भी ना मुन्ना के पापा, सालगिरह मुबारक हो आपको भी। आप ही पहनाइए अब। गोपाल रंभा के गले में वो सोने का हार पहनाता है और उसे उसकी पसंद की आलू जलेबी भी खिलाता है और इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी सालगिरह मनाते हैं। सब अच्छा चल रहा होता है। गोपाल मुन्ना को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने भी भेजता है। लेकिन अचानक से एक दिन सरपंच के आदमी गोपाल की पानीपुरी ठेले पर आते हैं और गुस्से से डंडा दिखाकर उसे धमकाते हैं। ओए छचूंदर, तुझे इस गांव के कानून कायदा पता नहीं है क्या? ये सरेआम खुले मोहल्ले, गली, चौक, चौराहे या नुक्कड़ पर ठेला लगाकर फ्री फंड में अपनी जेब भरना सख्त मना है हमारे गांव में। कहीं और तुझे दिख रहे हैं क्या पानीपुरी के ठेले? अरे सरपंच जी की बात को टालेगा तो सजा तो मिलेगी।
भाइयों, इसके इस ठेले को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे पेट का सवाल है, मेरी रोजी रोटी है ये ठेला। भगवान के लिए मेरे ठेले को मत तोड़िए, मुझे यहाँ पर पानी पूरी बेचने दीजिए। गांव वाले बड़े ही चाव से खाते हैं मेरी पानी पूरी। हम तेरी बातों में नहीं आएंगे, तेरे ठेले का काम तो तमाम होकर ही रहेगा। सरपंच के आदमी गोपाल का पानी पूरी ठेला तोड़ फोड़ देते हैं और उससे मोटी रकम का फाइन भी लेते हैं। अब बेचारे गोपाल के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो बुरी तरह कंगाल हो जाता है। ना जाने क्या करेंगे अब हम। रंभा, अब कुछ दिनों के लिए हमें मंदिर से जो भिखारियों के लिए खाना मिलता है उसे ही खाना होगा। मेरे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मुन्ना के पापा, मैंने हमारी पड़ोसन मिथिला से बात की है। उसका पति जिस मिल में काम करता है ना, उसी में शायद कुछ और कर्मचारियों की जरूरत है। हो सकता है कि आपको भी वहाँ नौकरी लग जाए। ठीक है रंभा। गोपाल को उस मिल में पड़ोसन मिथिला की पहचान से काम मिल जाता है। वो अब उस मिल में काम करने लगता है और वो अब फिर से पैसे कमाने लगता है। रंभा भी घर बैठकर अचार और पापड़ बनाती और उन्हीं को बेचती रहती, जिससे घर खर्च के थोड़े बहुत पैसे निकल जाते। पापा, मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप मुझे तोहफा दोगे ना? और माँ, आप मेरे लिए केक लाओगी ना? हाँ मुन्ना बेटा, तुम्हारे जन्मदिन को अब और 1 महीना बचा है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा इस साल का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ मुन्ना, तब तक तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले हफ्ते तेरी परीक्षा है ना? हाँ माँ। लेकिन एक दिन अचानक से मिल में गैस लीक होने के कारण बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बहुत से कर्मचारी घायल हो जाते हैं और 6 कर्मचारी मर जाते हैं। गोपाल बच जाता है और थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब ठीक हो जाने पर वो अपने लिए नई नौकरी तलाश करने निकलता है, लेकिन इस बार भी उसे नौकरी नहीं मिलती। एक शाम निराश होकर जब वो घर लौट रहा होता है, तभी उसे सड़क के किनारे पर एक खटारा टूटी हुई मोटर बाइक दिखती है। अरे ये मोटर बाइक, ये इतनी भी खराब स्थिति में नहीं है। मैं इसे ठीक करके इस्तेमाल कर सकता हूँ और हो सके तो इस पर सवार होकर पानी पूरी भी बेच सकता हूँ। ठेले को खड़ा करें तो गलत होगा, लेकिन मोटर बाइक के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। गोपाल उस खटारा मोटर बाइक को अपने घर ले जाता है और आंगन में रखकर उसे रिपेयर करने लगता है। तभी रंभा उससे कहती है, मुन्ना के पापा, आपने इसे ला तो दिया, लेकिन आप इसे रिपेयर कैसे करेंगे? आप मैकेनिक थोड़ी हैं। जानता हूँ रंभा, लेकिन मेरे पापा एक मैकेनिक थे। वो अक्सर मुझे अपने गैराज ले जाया करते थे, जहाँ पर वो काम किया करते थे, और मैं उन्हें देख देख कर थोड़ा बहुत सीख गया। गोपाल उस मोटर बाइक को रिपेयर कर देता है और फिर पानी पूरी बेचने लगता है। मोटर बाइक पानी पूरी वाला, मोटर बाइक पानी पूरी वाला, स्वादिष्ट मजेदार और चटपटी पानी पूरी। ग्राहकों को गोपाल का यूं मोटर बाइक पर पानी पूरी बेचने का अंदाज काफी आकर्षित कर देता है और वो सभी उसके पास पानी पूरी खाने आते हैं। ला 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 ला, पानी पूरी, वो भी एक मोटर बाइक पर। बहुत ही बढ़िया तरीका है भाई। चलो चलो, मुझे 2 प्लेट पानी पूरी बनाकर दे दो, वरना इतनी शानदार खुशबू सूंघ कर ही मैं फ्लैट हो जाऊंगा। अभी देता हूँ। गोपाल के मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल पर बहुत सारे लोग आकर पानी पूरी खाने लगते हैं और गोपाल की प्रशंसा भी करते हैं। ओए होए होए होए, कमाल की पानी पूरी है भाई। दिल्ली के गोलगप्पे से भी लाजवाब, बोले तो माइंड ब्लोइंग। मैं तो आपके इस अनोखे मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल का वीडियो भी बनाऊंगा। वो ग्राहक गोपाल के मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल का वीडियो बनाकर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद गोपाल बहुत मशहूर हो जाता है और ट्रेंड करने लगता है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अरे गोपाल काका, आप तो पूरे ऑनलाइन जगत पर राज कर रहे हो, वो भी नंबर 1 पर ट्रेंड करते हुए। हर जगह सिर्फ आप ही की पोस्ट हैं, आप ही के वीडियोस हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जय हो ऊपर वाले की।
गोपाल फौरन जाकर मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाता है और हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो अपने बेटे मुन्ना का धूमधाम से जन्मदिन भी मनाता है। मुन्ना बेटा, ये देखो पापा ने आपके लिए कितना बड़ा गिफ्ट लाए हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये शुक्रिया पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। ये और ये रहा मेरा मुन्ना के लिए एक बड़ा सा बर्थडे केक। गोपाल अपने परिवार संग अब खुशी से रहने लगता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो इतना फेमस हो जाता है कि सभी उसका नाम पानी पूरी किंग रख देते हैं। और वो भी अपना YouTube चैनल बनाता है और अपने चैनल और मोटर बाइक स्टॉल दोनों का नाम पानी पूरी किंग रखता है। पानी पूरी किंग, तुम तो छा गई यार। तुम्हारी पानी पूरी खाना किसी बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने से कम नहीं रह गया है अभी। दिल से फैन हूँ भाई। मतलब तुम्हारी पानी पूरी जैसे ही मुंह में घुलती है वैसे ही आत्मा एकदम अजब से गजब से लोग पहुंच जाती है। शुक्रिया मेरे भाई। इसी तरह गोपाल को सभी स्नेह और प्यार देते ही रहते और दूर दूर से लोग उसके मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल पर आकर पानी पूरी खाते और उसके साथ सेल्फी भी खिंचवाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे बुरे और मुश्किल हालातों में भी कई बार कोई बेकाम की चीज हमारे बहुत काम आ सकती है, जैसे कि गोपाल की कहानी में मोटर बाइक आई। चंद्रपुर में 14 साल का राजू अपनी विधवा माँ इंदु संग रहता था। अपने पति के जाने के बाद इंदु ही अपने बेटे राजू को संभालती है और घर घर जाकर चूल्हा चौका करके अपना और राजू का पेट भरती है। एक दिन गांव में मेला होता है और राजू अपनी माँ इंदु के साथ उस मेले में जाता है। मामा, वो देखो, वो झूला कितना शानदार है ना। चलो ना, पहले बुढ़िया के बाल खाते हैं। चलो ना माँ, चलो ना। हाँ राजू बेटा, चलो। तुम मानोगे थोड़ी ना। इंदु और राजू बुढ़िया के बाल खाते हैं और तभी अचानक से मेले में खिलौने के स्टॉल में आग लग जाती है, जो बुरी तरह मेले के चारों तरफ से फैलने लगती है और पूरा मेला धू धू कर जलने लगता है। सभी गांव वाले अपनी जान बचाते हुए यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, आग आग! हर तरफ घनघोर धुआं फैल जाता है और उस धुएं में राजू और इंदु दोनों माँ बेटे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राजू, राजू, राजू बेटा कहाँ चला गया? राजू! वहीं दूसरी ओर राजू भी इंदु को ढूंढते हुए चिल्लाते रहता है। माँ, माँ, माँ कहाँ चली गई आप? माँ! हर तरफ से धक्का मुक्की होने लगती है और राजू उस भीड़ में गिर जाता है और लोग राजू के बदन पर सर पैर रख कर भागते हैं, जिससे उसे बहुत चोट आती है और वो दर्द से कराहने लगता है। उस भीड़ में पुलिस सभी लोगों को बचाने लगती है और राजू भी हिम्मत करके उठता है और आगे भागने लगता है। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं। राजू भागते भागते किसी दूसरे गांव में चला जाता है और वहां पर वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को कचरे में पाता है। उसके पास सिर्फ कचरा कचरा, कूड़ा ही कूड़ा फैला होता है। ये मैं कहाँ आ गया? कल रात को मेले में मेरी माँ मुझसे अलग हो गई थी। मुझे मेरी माँ को ढूंढना होगा। वो बहुत परेशान हो गई होंगी। माँ, माँ, आपका बेटा, आपका राजू आ रहा है आपके पास। माँ! राजू अपनी माँ इंदु को ढूंढने के लिए फिर से मेले की जगह पर जाता है। पूरा गांव भटकता रहता है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। वो आस पड़ोस के गांव वालों को भी अपनी माँ के बारे में पूछता है, फिर भी उसे उसकी माँ नहीं मिलती। अरे बेटा, तेरी माँ उस मेले में जल गई होगी। आधे गांव वाले उस मेले में मर गए। भूल जा तू अपनी माँ को अब। हाँ राजू, जिंदा लोगों को पुलिस ने एम्बुलेंस में डाला था। अगर तेरी माँ जिंदा बचती तो वो भी तेरी तरह तुझे पूरे गांव में ढूंढती। भूल जा बेटा, अब तेरी माँ तेरे पास कभी नहीं आएगी। झूठ, झूठ है ये सब। मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। वो जिंदा होंगी। देखना आप सब, मैं अपनी माँ को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजू अपनी माँ को ढूंढने की तलाश शुरू करता है। बेचारा अब बेघर हो चुका था। माँ के बिना वो सड़क पर ही रहने लगा। उसे भूख लगती तो वो किसी ढाबे के बाहर देर तक खड़ा होता। ये ढाबे वाले काका मुझे खाना जरूर देंगे। मुझे भूख लगी है।
अभी इनके ढाबे के बंद होने का समय भी हो गया है, यहाँ पर रुकता हूँ। ढाबे वाला अपने ढाबे को बंद करने के लिए बाहर आता है। तभी राजू उसके पास जाता है और विनती करता है। ढाबे वाले काका, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आज का बचा हुआ खाना दे दो ना, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे ओ बुड़बक, डरपोक यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। कुत्ते बिल्लियों को खाना डाल दूंगा, उसमें से ही खा लियो जो खाना है। ढाबे वाला राजू पर गुस्से से चिल्लाता है और उसे अपने ढाबे से दूर भगाता है। ढाबे वाला कुत्तों को खाना डालता है और राजू उसी खाने में से रोटी निकालने की कोशिश करता है। तभी कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं और राजू उनसे डर जाता है और भागने लगता है। वो सभी कुत्ते भी उसके पीछे पीछे तेजी से भागने लगते हैं। नहीं, कोई बचाओ मुझे इन जंगली कुत्तों से। आ! राजू तेज रफ्तार से भागते भागते एक पेड़ की डाली पर चढ़ जाता है और कुत्ते उस पर चढ़ नहीं पाते। वो कुछ देर तक भौंकते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जान बची लाखों पाए, लेकिन मेरा खाना, अब मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। माँ, आप कहाँ चली गई हो? मुझे आपके हाथ का दाल चावल बहुत याद आ रहे हैं। राजू को बहुत भूख लगी थी और वो पेड़ के फल को तोड़कर ही खा लेता है, लेकिन फल खराब होने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो रात में ठंड में कांपने लगता है। रोजाना वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाता और निराश होकर रात में फुटपाथ पर सो जाता। वो हर जगह जाकर लोगों से खाना मांगता, लेकिन कोई भी उसे खाना नहीं देता। सब उसे मार कर भगा देते। वो अब कचरे में से खाना ढूंढने लगता है। मुझे कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा है, ना ही मेरी माँ मिल रही है। ये क्या हो गया है भगवान जी? दिन ब दिन यही चलता रहा तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी और मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और वही होने लगता है। राजू को खाना ना मिलने के कारण उसकी तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होने लगती है। वो पहले से भी ज्यादा पतला हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके बदन की हड्डियां साफ साफ दिखने लगी थी। एक दिन वो यूं ही रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक बेबी प्रैम रोड के बीच से चला जा रहा है और उसमें एक नन्हा बच्चा है जो रो रहा है और सामने से एक ट्रक भी आ रहा होता है। नहीं, ये प्रैम तो रास्ते के बीचों बीच से है। अरे, इसमें नन्हा बाबू भी है। ट्रक उस प्रैम को ठोके उससे पहले राजू तेजी से रास्ते के बीच दौड़ते दौड़ते आता है और उस प्रैम को आगे ढकेलते हुए रोड के कोने में लाता है। इस तरह राजू उस बच्चे को बचाता है। उस बच्चे के अमीर माँ बाप वहाँ रोते हुए आते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर सही समय पर तुम हमारे बच्चे को नहीं बचाते तो ना जाने क्या हो जाता। हाँ बेटा, हम तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। धन्यवाद बेटा। साहब, आपके बच्चे को बचाना इंसानियत के नाते मेरा धर्म था। अमीर आदमी खुश होकर राजू को अपने घर ले जाता है और तभी राजू देखता है कि उसकी माँ इंदु उस अमीर आदमी के घर पर नौकरानी का काम करती है। माँ! राजू! दोनों माँ बेटे भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं। ओह, तो इंदु, तुम्हारा बच्चा जो खो गया था वो यही लड़का है? हाँ सेठ जी। इंदु, आज तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। बहुत होनहार और बहादुर है तुम्हारा बेटा। अमीर आदमी राजू को एक संदूक भरकर सोना चांदी और पैसा देता है। ये रख लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। और इस तरह दोनों माँ बेटे का मिलन हो जाता है और राजू उन पैसों से एक बड़ा बंगला बनवाता है और कड़ी मेहनत करके एक बड़ा आदमी बनता है और अपनी माँ इंदु के नाम से गरीबों के लिए स्कूल और आश्रम खोलता है और उन्हें मुफ्त में खाना भी देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।